हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अरम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसार आए, उसके बाद सम्राट अशोक आया, तो उस सब को बारे में हम लोग डिटेल से एक एक करके सब पढ़ेंगे। और जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सारे बातों को कहानी की तरह एकदम बिल्कुल जो समझ में आ जाए, कभी भी आप भूल ना पाए, ऐसे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो 3 वंश आते हैं मगध साम्राज्य में, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इस तीनों वंश के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। कुछ MCQ भी उसको लगाए थे, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का अगर बारे में देखें तो मौर्य वंश का जो कालखंड है वो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व या BC बोले तो 322 से लेकर 185 BC तक मौर्य वंश का शासनकाल चलता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आखिर ये मौर्य वंश के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिली कि मौर्य वंश आया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश के अगर जानकारी का स्रोत अगर देखें तो इसके 4 मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से? तो इंडिका एक पुस्तक है जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था, इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मुद्रा राक्षस देखें तो इसे विशाखदत्त ने लिखा था, मुद्रा राक्षस को, और इसमें भी मौर्य वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर देखें तो कौटिल्य एक थे जिसे चाणक्य बोलते हैं, और मौर्य वंश का कहें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको राजा बनाने का मेन हाथ था वो कौटिल्य का था या चाणक्य का था। और इन्होंने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमें मौर्य वंश के शासन प्रशासन, वहाँ की जो रीति थी, वहाँ के जो शासन करने की व्यवस्था थी, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है। उसके बाद एक है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन का है, और इस जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश के बारे में काफ़ी सारी बातों की जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी का स्रोत था, ये चारों याद रखिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं इंडिका, मेगास्थनीज, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त ने लिखा, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का, तो ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसीलिए हमने बता दिया। और ये भी याद रखिएगा कि इससे मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर देखें तो जो मौर्य वंश स्थापना होता है, मौर्य वंश का धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य करता है स्थापना इसका। तो पहला शासक अगर कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? मौर्य वंश का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अगर शासनकाल देखें तो वो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। ये उल्टा चलता है, ये न देखिएगा, तो ये ईसा पूर्व में है इसलिए ये उल्टा चलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा ही बनाई। उससे पहले पाटलिपुत्रा ही थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी क्या रही राजधानी? तो पाटलिपुत्रा ही रही। इनकी माता का नाम याद रखिएगा, मुरा। इनकी माता का नाम क्या था? तो मुरा था। और पिता का नाम स्वार्थ सिद्ध। तो स्वार्थ सिद्ध थे इनके पिता। और कहा जाता है जैसे जो चाणक्य थे वो जा रहे थे जब मगध साम्राज्य से, तो रास्ते में ये मिले थे, बालक थे, और इनको ले जाकर उन्होंने दीक्षा दिया, उनको एक साम्राज्य की तरह दीक्षा देकर और आगे की मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो ये कहानियाँ हैं। इसके बाद अगर चंद्रगुप्त मौर्य का अगर गुरु देखें तो कौन थे? वो कौटिल्य ही थे। और साथ ही साथ इनका वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। अन्य नाम एक और है चाणक्य, जो काफ़ी फेमस है। चाणक्य आप लोग काफ़ी जानते होंगे, या कौटिल्य कहें या चाणक्य कहें। इनके धार्मिक गुरु कौन थे? तो वो थे भद्रबाहु। और इन्हीं के साथ वो स्वर्णबेलगोला में जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमने बुद्ध जो पढ़ाया था गौतम बुद्ध के बारे में, उसमें हमने बताया भी था कि वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं स्वर्णबेलगोला जो कर्नाटक में है। वहाँ पे संलेखना विधि से अपना जो जीवन त्याग देते हैं
तो वो अर्थात वो उपास रहकर जीवन त्यागते हैं और ये किनको दे देते हैं, तो अपने बेटे बिंदुसार को राज्य दे देते हैं। तो वो था। इनके पुत्र कौन थे, तो पुत्र थे बिंदुसार जो अगला शासक बनता है। एंड्रोटस, इनको एक नाम दिया गया है एंड्रोटस, और एंड्रोटस के रूप में कौन पहचाना है, तो एरियन और प्लूटार्क के अनुसार। एरियन और प्लूटार्क कहता है कि इनका नाम एंड्रोटस था, इसके बारे में ये जानकारी देता है। उसी तरह जस्टिन और स्ट्रेबो के अनुसार ये सेंड्रोकोटस के रूप में जाने जाते हैं। कौन बोलता है ऐसा, तो जस्टिस और स्ट्रेबो, ये पूछा हुआ है। उसके बाद अगर देखें इनकी पत्नियां जो थी, काफ़ी सारी पत्नियां थी लेकिन कुछ प्रमुख है, जैसे दुर्धरा है, उसके बाद हेलेना या कार्नेलिया है, और दुर्धरा के ही पुत्र थे वो बिंदुसार। ये दुर्धरा है, इन्हीं के पुत्र बिंदुसार थे जो अगला शासक है। हेलेना तो कोई पुत्र नहीं था। तो ये बात है। हेलेना कौन थी, तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस वही निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करता है, उसमें युद्ध में हार जाता है, जिसके वजह से सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। तो चलिए सेल्यूकस निकेटर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ ले लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर सेल्यूकस निकेटर के बारे में अगर देखें तो ये 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है। कब, 305 में इसका युद्ध होता है, किसके साथ, तुम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और ये पराजित हो जाता है। अब पराजित होने के बाद कुछ समझौते होते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। कौन कौन से भाई, तो ये पूछता है, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। हेरात, कंधार और काबुल अभी चर्चा में भी रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र पड़ता है, पाकिस्तान का हिस्सा, वो अलग देश मांग कर रहा है। तो इस काफ़ी सारे न्यूज़ में ये चल रहा है अभी। तो चलिए वो अलग मुद्दा है, हम उधर नहीं जाते हैं। तो कौन कौन से प्रांत दिए थे सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर ने कौन कौन से, तो काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत को इसको चंद्रगुप्त मौर्य को दिए समझौते में। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से जब हेलेना का विवाह हो जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य भी उसको 500 हाथी प्रदान करते हैं। किसको, सेल्यूकस निकेटर को, दोस्ती के रूप में, या कहें तो रिलेशन एक हो गया, रिलेशन बन गया, तो उस वजह से तो 500 हाथी प्रदान किए सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त ने से हेलेना का विवाह हुआ, अभी हमने बताया, और ये कहें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इससे पहले कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाह नहीं हुआ था। सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना से होता है, और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इसके बाद देखें तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिका से लेकर या मेगास्थनीज से लेकर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत बन के आया था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इंडिका। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन थी, इंडिका, अभी हमने बताया। तो ये कुछ जानकारी थी सेल्यूकस निकेटर के बारे में और उसकी पुत्री हेलेना के बारे में। तो याद रखिएगा ये 4 प्रांत कि कौन कौन से, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान या मकरान, ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने। फिर अगर आगे देखें तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था पीयूष गुप्त द्वारा किया गया था। पीयूष गुप्त किया था। पीयूष गुप्त कौन था भाई, तो ये सौराष्ट्र या कहें गुजरात का गवर्नर था। तो सौराष्ट्र जो गुजरात के क्षेत्र में है वहाँ का ये गवर्नर था। कौन, पीयूष गुप्त। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो इसलिए अगर सुदर्शन झील का निर्माण पूछे और ऑप्शन में पीयूष गुप्त हो ही ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य टिक करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर पीयूष गुप्त दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर पीयूष गुप्त ही होगा कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया है, तो पीयूष गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने के बाद। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है।
किसकी जानकारी? ये सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था, इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में लिखी गई है और जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो रुद्रदामन का है, अभी हमने पढ़ा था। इससे काफ़ी सारे बातें मिलती है मौर्य वंश के बारे में। फिर उसके बाद कुछ अन्य बातें अगर देखें इसके बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था, और यही था स्वर्णबेलगोला में गया था। किसके? तो भद्रबाहु के साथ। यह भद्रबाहु के साथ स्वर्णबेलगोला में अर्थात कर्नाटक चले गए थे। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष का अकाल पड़ा था मगध में, और उसी अकाल के कारण ये चले गए थे कहाँ पे? कर्नाटक में, स्वर्णबेलगोला में। वहाँ पे इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो जाती है। कहाँ पे? तो स्वर्णबेलगोला में। और किस विधि से? तो संलेखना या उपवास विधि से, उपवास रख के, या संलेखना विधि से। संलेखना एक ऐसी विधि है जिसमें क्या करते हैं कि जो भी खाना वो लोग खाते हैं उसमें धीरे धीरे उसको कम करते रहते हैं, और अंत में क्या उपवास, बिल्कुल उपवास हो जाता है, कुछ अन्न नहीं लेते हैं, और धीरे धीरे करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये होता था संलेखना विधि, जो जैन धर्म में है, और इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तो काफ़ी सारी ये बातें हैं जो आपको कहानी की तरफ बिल्कुल याद हो गया होगा। इसके बाद आगे अगर देखें तो अगला जो शासक आता है वो है बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो मगध साम्राज्य का दूसरा उत्तराधिकारी बनता है। इसके बाद देखें तो इसका शासनकाल है 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। ये भी रहा काफ़ी साल। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का यह पुत्र था। इसकी माता कौन थी? तो दुर्धरा थी, दुर्धरा का ही ये पुत्र था। उसके बाद इसके पिता तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। पत्नी का अगर नाम देखें तो इनकी पत्नी बहुत सारी थी। उसमें देखें तो चारुमित्र थी, एक चारुमित्रा, सुभद्रांगी या धर्मा, ये दो जो पत्नियां हैं वो काफ़ी फेमस है। और इसी सुभद्रांगी जो है, इनके देह से होते हैं अशोक। अशोक का जो जन्म होता है वो इसी के सुभद्रांगी के शरीर से, सुभद्रांगी के द्वारा होता है अशोक का जन्म। इसके बाद अन्य नाम अगर देखें तो बिंदुपाल, भद्रसाल, सिंहसन, अमित्रघाट या अमित्रचट्टिस, तो अमित्रचिटस, इस तरह के नाम हैं कुछ किनके? बिंदुसार के। और इनके बिंदुपाल या बिंदुसार जो नाम है वो आप इस वजह से देख सकते हैं क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य थोड़ी मात्रा में जहर देते थे, कहें तो पॉइजन, उनके खाने में, ताकि वो भविष्य के लिए जब भी कोई आपदा आए या कोई उनको पॉइजन दे के मारने की कोशिश करे तो उन पर असर ना हो। उसी खाने को दुर्धरा एक दिन गलती से खा लेती है, जिसके वजह से उनके शरीर में विष फैल जाता है, और वो गर्भवती थी, उनके शरीर थी जो गर्भ में बिंदुसार था, और इस वजह से बिंदुसार को पॉइजन का थोड़ा सा असर हो जाता है। लेकिन टाइम रहते हुए जो चाणक्य हैं वो बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो मर जाती है। तो इस वजह से जो बिंदुसार हैं उनके शरीर पे डॉट डॉट निशान बन जाते हैं, तो इसीलिए उनको बिंदुसार या बिंदुपाल नाम दिया गया है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर देखें इनके पुत्र बिंदुसार के, तो वो 101 पुत्र थे। कौन? 99 पुत्र प्लस 2, ये 101 इनके पुत्र थे। और उसमें से कुछ नाम आपको याद रखना चाहिए। पहले तो अशोक, सम्राट अशोक जो महान शासक बनेगा इसके बाद। उसके बाद एक सुसीम था, श्यामक था और बीताशोक था। तो ये 4 नामें आप याद रखिएगा, बिंदुसार के पुत्र थे। और इसकी जानकारी जो है 101 पुत्रों की जानकारी हमें मिलती है अगम कुआं पटना से। इसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके कुएं में डाल दिया था, जो अगम कुआं बोला जाता है। वहाँ पे एक कुआं भी है, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या की और इस कुएं में डाल दिया था, उसके बाद ये शासक बना था। तो ये कहानियाँ भी है और ये हो सकता है हकीकत भी हो। तो ये थी उसके बारे में। इसके बाद जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा अशोक। लेकिन उससे पहले अगर देख ले कि बिंदुसार का जो व्यवस्था थी, साम्राज्य था, उसमें क्या क्या व्यवस्था थी। तो इसके प्रधानमंत्री कौन कौन थे?
बिंदुसार के, तो वो चाणक्य पहले तो कुछ दिन रहे, उसके बाद खलनाटक हुए और एक राधागुप्त भी हुए। तो ये प्रधानमंत्री के पद पे रहे। इसके बाद देखें तो इनके शासनकाल में एक डाइमेकस नाम का राजदूत आया, और ये कहाँ का था, तो एंटियोकस या कहें सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था, जो कहाँ पे आया था, मगध साम्राज्य में आया था। उसका नाम था डाइमेकस, ये याद रखिएगा। तो सीरिया के राजा से बिंदुसार ने कुछ मांग रखे। क्या मांग थी भाई, तो वो थी सूखी अंजीर और मीठी मदिरा और तीसरा दार्शनिक। तो ये 3 मांगे रखी थी सीरिया के राजा एंटियोकस के सामने डाइमेकस के अनुसार। डाइमेकस से ये बोला गया था कि जाके वो अपने राज्य को बताएं कि जो मगध के साम्राज्य हैं बिंदुसार, उन्होंने 3 मांगे रखी है। कौन कौन, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा, दार्शनिक। इसमें से उनको सूखी अंजीर तो मिली, मदिरा भी मिली, मीठी मदिरा, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला, क्योंकि दार्शनिक नहीं भेजा गया। वहाँ के राजा का कहना था कि जो दार्शनिक है वो हमारे राज्य के लिए है, वो कहीं भेजे जाने या किसी और राज्य के लिए नहीं है। तो ऐसा कह के दार्शनिक नहीं भेजा गया। तो उनकी ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद और देखिए तो अशोक जो था इनका पुत्र, वो उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था। उसे बिंदुसार द्वारा नियुक्त किया गया था। कहाँ का गवर्नर, तो उज्जैन और तक्षशिला। ये पूछा गया है कि अशोक जो था वो कहाँ का गवर्नर था, तो उज्जैन का है या तक्षशिला, ये दोनों जगह का गवर्नर कौन था, तो वो अशोक था। उसके बाद बिंदुसार अपने आजीवक संप्रदाय अपनाए थे। आजीवक संप्रदाय जिसके संस्थापक कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल, यही थे आजीवक संप्रदाय के, और ये बिंदुसार अपनाए थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे आजीवक संप्रदाय के। इसके बाद इनकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में ही हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु याद रखिएगा, वो मगध या पाटलिपुत्रा में नहीं हुई है, वो हुआ है कर्नाटक में, लेकिन बिंदुसार का मृत्यु वो होता है पाटलिपुत्रा में। तो ये था बिंदुसार के बारे में। इसके बाद सम्राट अशोक आता है, जो महान साम्राज्य की स्थापना करता है, काफ़ी अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता है, कलिंग युद्ध भी जीतता है, और उसके बाद अपने हृदय परिवर्तन करके काफ़ी धर्म या बौद्धित्व का प्रचार प्रसार करता है, विश्वव्यापी बनाता है, अलग अलग देशों में प्रचारक भेजता है बौद्ध धर्म का। तो ये सब बातें थी। उसके बाद वो बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करता है। तो वो सब बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है क्लास तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।